Hey guys, hi, hello my Kitain Army. This is Shilpi Kaushik aka your Dora ma'am, जो आज आपको एक ऐसा चैप्टर करा रही हैं जो आपका मतलब मैं कह सकती हूँ मेजॉरिटी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है दैट वी आर स्टडिंग हियर। आप थर्मोडायनेमिक्स को फिजिक्स में भी करते हैं, थोड़े रूल्स आपके अलग होते हैं, साइन कन्वेंशंस अलग होते हैं। यहाँ मेनली थर्मो पढ़ने का रीजन होता है केमिकल रिएक्शंस पे जो एप्लीकेबल हीट चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें हैं हम यहाँ कवर करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये अगर आपने पूरा चैप्टर लगा लिया मेरे साथ तो आई बेट ऑन दिस कि आपकी शिफ्ट में जो आपका सवाल आएगा ना थर्मोडायनेमिक्स का, वो आप ना गलत कर सकते हैं ना आप छोड़ेंगे, मगर उसके लिए आपको हर चीज शिद्दत से फॉलो करनी है जो भी आपकी डोरा मैम देती है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे क्लासेस में कराती हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको डीपीपी में देती हूँ और जो सवाल मैं आपको टेस्ट में बना के देती हूँ, वो क्वेश्चंस आपको रेगुलरली करने हैं। तो आपके रिजल्ट की गारंटी को ओन करेंगी डोरा मैम। ठीक है, अब यार इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे कि डोरा मैम आप कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो भाई पहले तो मेरा सवाल है हर बच्चे से जो आप चैट में अभी मुझे आंसर करेंगे, कितने बच्चे हैं जो रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं? अभी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, आर यू गिविंग योर टेस्ट रेगुलरली? क्योंकि बेटा अगर नहीं दे रहे हो ना तो फिर आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो, स्पेशली आप वो चीजें मिस कर रहे हो, वो सवाल मिस कर दे रहे हो जो आपकी शिफ्ट में आने वाले हैं। क्योंकि इतना समय लगा के भाई पूरा डीप रिसर्च करके मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस देती हूँ कि किस तरीके का सवाल इस बार एक्सपेक्टेड है आपके जनवरी अटेम्प्ट में आएगा। पूरा बेटा मैंने फ्री कोर्स कर दिया है आपके लिए, मतलब और क्या चाहिए, पूरा बैच फ्री कर दिया है आपके लिए। तो आप एक चीज का तो वादा अपनी डोरा मैम से कर सकते हैं ना कि मैम जो भी आप टेस्ट देते हैं असाइनमेंट को मैं टेस्ट फॉर्म में बना के देती हूँ ताकि तुम अपना डिटेल एनालिसिस देख पाओ, अपना रैंक कंपैरिजन कर पाओ हर जगह से। तो बेटा यहाँ पे देख लो, जिसको नहीं पता फिर से बता रही हूँ, आप जब अपने फ्री कोर्स में एनरोल होते हो, अब काफी सारे बच्चे होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि भाई पूरी वेदांतु की टीम ने कोर्स ही फ्री कर रखा है। बताओ, फिर तुम कहते हो मैम पेड कोर्स आप लेकर आए हैं। बेटा फ्री कर रखा है पूरा बैच। ये YouTube एक सीरीज नहीं है जैसे दुनिया भर की YouTube की सीरीज पड़ी है, ये एक फ्री कोर्स है, पूरा बैच है आपके लिए जो फ्री कर दिया गया है। तो इसका फायदा उठाना आपका फर्ज बनता है। ये समझ लो पूरे इंटरनेट के जो पैसे दे रहे हो ना वो इस बैच से ही वसूलोगे। ठीक है, तो पूरा बैच तुम्हारे लिए फ्री कर दिया है। और अब इसमें जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनको रेगुलरली टेस्ट देना है। जिनको फ्री बैच का पता ही नहीं है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन द फ्री कोर्स फ्री बैच। ये प्राइम बैच है हमारा फ्री, इसमें टैप करना है बाय नाउ। उधर परचेज करोगे तो 0 रुपीज में आपका बैच एनरोल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा डैशबोर्ड आपका नजर आएगा, चाहे आप लैपटॉप आईपैड या जैसे भी करते हो टैब से लॉगिन करो या फिर आप मोबाइल फोन में देखो। बहुत बच्चे मोबाइल में वेदांतु का ऐप यूज करते हैं, तो आपने लॉगिन करके यहाँ पे देखो रिसोर्सेज में माय टेस्ट का ऑप्शन होता है। अब रिसोर्सेज में माय टेस्ट वाले सेक्शन पे आपको टैप करना है। ये सारे देखो टेस्ट है, सॉल्यूशंस लेसन नंबर 3, सीक्वेंस एंड सीरीज लेसन नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन 2 का टेस्ट। तो हर लेक्चर के बाद आपका टेस्ट होता है, समझ गए? तो आज थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। इसका टेस्ट मुझे हर बच्चा जाकर ऐप पे देगा, आके कमेंट करके अपना स्कोर बताएगा। अगर तुम ट्रू कैटायन आर्मी हो ना और शिद्दत से मेरे सेशंस को फॉलो कर रहे हो, मुझ पे भरोसा रखते हो, तो बेटा बस यही चीज कहूंगी, एक तो चैनल पे सब्सक्राइब रहना। रीजन बहुत सिंपल है, अभी आपको लग रहा है कि बहुत समय हमारे एग्जाम में 5 महीने का समय है डोरा मैम, तो हम तो बहुत आराम से चलेंगे, आराम से तैयारी कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है। कुछ ज्यादा टाइम नहीं पड़ा। अभी से जो सेशंस ले रही हो ना, सब्सक्राइब रहो। तुम्हारे लिए हैंड रिटन नोट्स की सीरीज चला रखी है, जाके देख लो, बॉन्डिंग करा चुकी हूँ 3 पेजेस में। तुम्हारे लिए PYQs की सीरीज करा रखी है, तुम्हारे लिए फ्री कोर्स कर दिया है। ये सब सेशन हैंड रिटन नोट्स की सीरीज YouTube पे करा रही हूँ, PYQs YouTube पे करा रही हूँ फ्री, और फ्री तुम्हारे लिए कोर्स बना दिया वेदांतु का। और क्या चाहिए भैया, अब तो मतलब सुनहरे अक्षरों से तुम यार सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख देना, जेई इज टफ बट आई एम टफर। क्योंकि इस एग्जाम को बेटा क्रैक करने के लिए हर वो चीज जो चाहिए
शिल्पी मैम तुम्हारे लिए कर रही हैं ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो, तुम्हारा काम आसान हो। हर एनालिसिस, हर पीवाईक्यू ढूंढना जो रिपीट होता है, हैंड रिटन नोट्स देना, सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब गोदी में उठा के तुम्हें आईआईटी पहुंचा रही हूँ, और क्या चाहिए बेटा, बस आपकी अटेंडेंस चाहिए मुझे बदले में कि आप रेगुलर रहेंगे क्लासेस में। तो मेरा हर किटान लिख देगा जेई इज टफ बट आई एम टफर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। अगर आप दिल से इस बात पे भरोसा रखते हैं ना, तो बेटा जुड़े रहना है डोरा मैम से, मेरा कोई भी सेशन मिस नहीं करना, सब्सक्राइब रहना, क्योंकि सही वीडियो सही समय पे आप तक पहुंचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेई इज टफ बट आई एम टफर एंड मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। अब वापस आते हैं मतलब की बात पे, मुद्दे की बात पे, और वो बात है थर्मोडायनेमिक्स। बेटा थर्मोडायनेमिक्स का इतना डिटेल्ड वेटेज तुम्हारे लिए निकाल के लाई हूं, पिछले 7-8 सालों का पूरा एनालिसिस मैंने किया, और मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा सवाल जो है ना थर्मोडायनेमिक्स में, आप देखिए जरा, 39.29% थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आते हैं एंथैल्पी चेंजेस से। और आज आप ये टॉपिक पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंज, और थर्मोकेमिस्ट्री से भी काफी सवाल आते हैं। मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री सेपरेटली पढ़ाऊंगी, पहले थर्मोडायनेमिक्स पूरा करेंगे फिर थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे, ठीक है? तो बेटा एंथैल्पी चेंजेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, उसके बाद आप देखिए 26.79% क्वेश्चंस जो आए हैं आज तक, ये डेटा है 2019 से लेके 25 तक का। समझ गए? तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट लॉ से क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट लॉ से, सेकंड हाईएस्ट वेटेज और थर्ड हाईएस्ट वेटेज 20.24% बेटा आपके सवाल आए हैं गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड, यानी सेकंड लॉ से। तो आपको समझ आ गई है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट लॉ, उसमें जो वर्क एक्सप्रेशन हमने पिछले सेशन में किए थे, पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। उसके बाद एंथैल्पी चेंज जो आज मैं पढ़ाऊंगी, और तीसरा है गिब्स फ्री एनर्जी एंट्रोपी, जो सेकंड लॉ है, जो अगले लेक्चर में होगा थर्मो के। तो वो लेक्चर भी सही समय पे आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। देन यू हैव टू स्टे सब्सक्राइब्ड, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। तो क्या एग्जैक्टली एंथैल्पी आपको बताता है? तो आप एक नए स्टेट फंक्शन की तरफ आ चुके हैं, वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी एक्चुअली टोटल एनर्जी कंटेंट होता है किसी सिस्टम का। क्या होता है बेटा? एंथैल्पी इज नथिंग बट टोटल हीट कंटेंट, या मैं ये कहूं टोटल एनर्जी content of a system, total energy content और heat content of a system, वही क्या है बेटा? एंथैल्पी चेंज है, ठीक है? अब ये जो एंथैल्पी चेंज, जैसे आप देखिए, आप कितना आप कंबशन कर रहे हो किसी फ्यूल का, आप घर पे एलपीजी का सिलेंडर यूज करते हो, है ना? तो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इट, जो आपका ब्यूटेन है और बाकी हाइड्रोकार्बन्स का थोड़ा मिक्सचर है, अब वो गैस क्या हो रही है? ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ रही है, द फ्यूल इज गेटिंग बर्न्ड, और उसकी जो एनर्जी रिलीज हो रहा है प्रोसेस में, जो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसी पे हम खाना बना रहे हैं अपना, है ना? उसी पे हम खाना बना रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, बर्निंग ऑफ अ फ्यूल। तो यार कितनी केमिकल रिएक्शंस में वी आर यूजिंग एनर्जी सोर्स, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें से कुकिंग जो हम कर रहे हैं, है ना, दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ इट, बर्निंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन, जिसका हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसको यूज करके हम खाना बना रहे हैं। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, सही बात है। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे देखिए, अगर मैं कहूं डेल्टा यू क्या है बेटा? इंटरनल एनर्जी का जो भी चेंज है ना, लिखे चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस का, ये आप डेल्टा यू देख चुके हो। अब जिसको नहीं समझ की, डोरा मैम आपने ये कब बताया डेल्टा यू और स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव, ये कहा है? मैं तो पहली बार आया हूं बेटा। ये पूरा पेड बैच है जो फ्री कर दिया गया है आपके लिए, समझ रहे हो? तो इट्स जो एक ऐसा बैच जो पेड होता है, जो फ्री हो गया आपके लिए। तो आप सोचिए, आपको लेक्चर बाय लेक्चर सारे पार्ट्स को कवर करना है, समझ गए? क्योंकि आपने एक भी हिस्सा छोड़ दिया। ये बिल्कुल ऐसे आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो, एक दिन छुट्टी मारी, अगले दिन आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल सेम चीज है। तो जो सेशन डोरा मैम ने लिए हैं, आपको सारी क्लास को कायदे से लगाना है, समझ गए हो? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, क्यूपी बेटा हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे है। हीट चेंज जो भी हो रहा है, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे तो आप बर्निंग कर रहे हो हाइड्रोकार्बन का, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हो, है ना?
कर रहे हो ना। अब मुझे एक बात बता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है Q प्लस W। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे, और वर्क को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं माइनस पी डीवी, कर सकती हूँ ऐसे एक्सप्रेशन, बोलिए लिख सकती हूँ माइनस पी डीवी। हाँ जी, वर्क को हम लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो, अरे बिल्कुल तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस पी डीवी। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए जरा, बहुत ध्यान से देखिए, इससे क्या पता चल रहा है, क्यूपी मतलब क्या है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो हीट एक्सचेंज बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे है, सही बात है, हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा और कैसे मैं इसको लिख लूं, प्रेशर कांस्टेंट ले रखा है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसे लिख लूं, ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब इस एक्सप्रेशन से आपको बेटा क्या समझ में आता है, अब ध्यान से देखिए, ये देखने में छोटा सा फॉर्मूला है जो बहुत आराम से आपने निकाल लिया, मतलब मायने समझिए इसका। इसका मतलब ये है, जो हीट एक्सचेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो बेटा दो काम कर रहा है। हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे यूज किया गया है दो काम करने के लिए, क्या क्या, पहला सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए, देखो डेल्टा यू मतलब क्या कर रहा है, चेंजिंग द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, क्या कहा मैंने, हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे दो काम कर रहा है। पहला काम क्या है, काम क्या है बेटा, चेंज इन द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, ये कहाँ यूज हो रहा है, चेंजिंग द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी। और दूसरा किसमें यूज हो रहा है, परफॉर्मिंग द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखो ना, पीवी वर्क कर रहा है क्योंकि सिस्टम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट। तो कुछ भैया हमारा जो हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे है वो पीवी वर्क को काम करने में यूज हो रहा है। समझ रहे हो ना, इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चल रहा है, ये हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर गोज इनटू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। लिखना चाहो तो लिख लो, इससे ये पता चल रहा है कि भाई देखिए, हम ये कह सकते हैं हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर goes into doing two things, goes into doing two things simultaneously, going into doing two things simultaneously। अब डोरा मैम वो कौन सी चीजें हैं बेटा, सबसे पहले चेंजिंग सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, चेंजिंग सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी है ना, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करना। और दूसरा बेटा डूइंग पीवी वर्क, पीवी वर्क एज सिस्टम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टम एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। साइड में हट जाऊंगी, ध्यान से नोट करना, पूरे आपको नोट्स बनाने हैं। देखिए मैंने क्या कहा है, ये किसका इंटरप्रिटेशन है इस एक्सप्रेशन का, देखो ये जो लास्ट में साइड में हो रही हो, आपको क्या पता चला कि हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे गोज इनटू डूइंग टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। पहला चेंजिंग द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, दूसरा परफॉर्मिंग पीवी वर्क एज सिस्टम एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर, या आप ऐसे लिख लीजिए अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर, सिर्फ इतना लिख लीजिए अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, और इजी लैंग्वेज हो जाएगा अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर। समझ गए, इस एक्सप्रेशन से आपको पता चला। तो हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे दो काम कर रहा है, एक तो चेंज कर रहा है सिस्टम्स की इंटरनल एनर्जी, दूसरा इट इज वर्किंग आउट या डूइंग द पीवी वर्क, जैसे सिस्टम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर। सही बात है। अब ये जो टोटल एनर्जी कंटेंट का बेटा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होता है, जो टोटल एनर्जी कंटेंट है, जो एंथैल्पी एक्चुअली स्टैंड करता है जिसके लिए, है ना, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हम बोल सकते हैं U प्लस पीवी। आपने कुछ ऐसा डिराइव भी किया मैम, बट वो तो हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे था। अरे अभी हम डिराइव करेंगे, हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे ही एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है।
समझे इस बात को? यस। तो एंथैल्पी क्या है? टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, जो किस चीज से मिलके बना है? दैट कंसिस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्लस द पीवी वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी आप बोल सकते हो। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है, नोट कर लिया होगा ये। अब इसमें देखिए जो मैंने कहा, हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता, एंथैल्पी चेंज होता है। हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था बेटा, याद करिए कि हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर था। कैसे मैम? याद करो, अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रही हूँ, आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता था, dv 0 होता था, और फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू क्या था? q प्लस डब्ल्यू, और w क्या था? माइनस पी dv। तो मतलब हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर था। आपने डिराइव किया है पिछले सेशन में, जिसने नहीं देखा पिछला सेशन प्लीज वॉच आउट, है ना बेटा, देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ से ही शुरू करेंगे। डेल्टा यू क्या है बेटा? q प्लस डब्ल्यू है। क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है मैम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फाइनल एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है। मगर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, जहां हम डिराइव कर सकते हैं, हम करेंगे जरूर, आपके काम आएगा। समझ गए इस चीज को? ठीक है, हाँ। चलिए अब मैं कहूँ एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज हैपनिंग अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, फॉर अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने क्या कहा? कांस्टेंट प्रेशर पे के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वी कैन से क्यू वर्क डन को मैं माइनस पी डीवी लिख सकती हूँ, या माइनस पी डेल्टा वी लिख सकती हूँ। देखिए माइनस पी डेल्टा वी, यस। अब यहाँ से क्यू क्या होगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा। ठीक है, डेल्टा यू को मैं कैसे लिख सकती हूँ? U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, है ना। ऐसे ही बेटा डेल्टा V को भी लिख सकती हूँ, देखिए V2 माइनस V1, और आप अभी देखकर आए हो H क्या है? U प्लस PV, है ना। आपने देखा है H क्या है? U प्लस PV। अब मुझे बताओ, क्या इधर से लिखती हूँ, आपको इजी दिखेगा। तो कैन आई से U2 प्लस PV2, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, माइनस U1 माइनस PV1, लिख सकते हैं इसको ऐसे? बोलिए, लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इस एक्सप्रेशन को u प्लस पीवी क्या है? H2, देखो H2। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं, U1 प्लस PV1, तो U1 प्लस PV1 को मैं H1 लिख सकती हूँ, तो Q क्या होगा? H2 माइनस H1। अब मैंने कहा था फॉर अ प्रोसेस हैपनिंग अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे लिख दूं इसे, किसके बराबर है? H2 माइनस H1 क्या होता है? एंथैल्पी चेंज। देखो एक्सप्रेशन निकाल लिया आपने, यानी कितना बड़ा कंक्लूजन हमने यहाँ से ड्रॉ किया कि हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होता है बेटा? एंथैल्पी चेंज के। जैसे हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर था, ऐसे हमने कहा कि हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज के बराबर है। किसके? एंथैल्पी चेंज के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अच्छा एक और चीज देखना, जैसे एंथैल्पी आपका इंटरनल एनर्जी होता था ना, ऐसे ही एंथैल्पी है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं बता सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू कांट बी फाइंड, है ना, कांट बी फाउंड, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, बट वी कैन टॉक अबाउट एंथैल्पी का चेंज। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी बता सकते हैं जो H2 माइनस H1 के बराबर है। ये बिल्कुल सेम बात है जो आपने इंटरनल एनर्जी के लिए बोला था कि इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, मगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है, इसको नोट कर लीजिए, साइड में हो रही हूँ। इंपॉर्टेंट है क्या? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, मगर कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेटा। ठीक है, बिल्कुल कंक्लूजन कंठस्थ आपको आना चाहिए। तो ये दो कंक्लूजन देखिए, तो एंथैल्पी चेंज represents the heat change taking place at constant pressure, और बेटा इंटरनल एनर्जी represents the heat change taking place at the constant volume। तो डेल्टा H क्या है? heat change constant pressure पे, डेल्टा U क्या था? heat change constant volume। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, यू हैव टू रिमेंबर। समझ गए इस बात को? ठीक है, अच्छा अब एक और बात बताइए, आपने कहा H क्या है? U प्लस PV। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसके अलग अलग फॉर्म्स में आपको लिखवाऊंगी अभी,
ठीक है बेटा, आप आइडियल गैस इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT, यस डोरा मैम बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या मैं कह दूं PV की जगह पे मैं NRT सब्स्टिट्यूट कर दूं, H इज इक्वल टू U प्लस PV था, मैंने PV इज इक्वल टू NRT सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आप याद करो आपने कहा था, आप पहले पढ़ चुके हो कि डोरा मैम इंटरनल एनर्जी वाज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैसेस, याद आया? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से बेटा एंथैल्पी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी जैसे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर था आइडियल गैस के लिए, बिल्कुल ऐसे ही बेटा एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। समझ गए? इसका मतलब अगर कभी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया बेटा तो चेंज इन टेम्परेचर 0, डेल्टा U 0 और वहां बेटा डेल्टा H भी 0 होगा। समझ गए? वहां डेल्टा H भी 0 होगा अगर आपको बेटा रियल गैस, बट फॉर अ रियल गैस। जैसे ये एप्लीकेबल कब है? जब मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला है आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरनल एनर्जी हो चाहे एंथैल्पी हो। अगर आपके पास बेटा रियल गैस हो जाए या सॉलिड है, लिक्विड है इन जनरल, तो वहां पे हम बोलते हैं एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वहां पे हम बोलते हैं कि एंथैल्पी सॉरी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मगर आइडियल गैस के लिए स्पेसिफिकली टेम्परेचर का ही फंक्शन होगा। समझ गए? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा U 0 डेल्टा H 0। समझ गए? बहुत सिंपल सी चीज है ये, ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट भी है ये पॉइंट। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, क्या हम अलग अलग फॉर्म्स में इस फॉर्मूले को आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एंथैल्पी है आपका, है ना, एंथैल्पी क्या है? U प्लस PV। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं पूरा इसको, तो मैं बोल सकती हूँ इसको, आई कैन राइट इट एज DH इज इक्वल टू DU प्लस DPV। सही बात है? डिफरेंशिएट कर दिया U प्लस PV। अब यहाँ से अलग अलग केसेस बनते हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं। मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी, सारी फॉर्म्स हम करेंगे, मगर कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं दिस ऑल्सो आई विल टेल यू। ठीक है, कि ज्यादा क्वेश्चन इस पोर्शन से सिग्निफिकेंटली आते हैं। तो सबसे पहला केस होता है बेटा हमारे पास, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट दे दिया जाए। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो आप मुझे एक बात बताइए, जो DH है DU प्लस, तो आप P को कांस्टेंट निकाल लेंगे तो PdV, यही बनेगा DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV। बन गया है फॉर्मूला एक। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप डिफरेंशियल फॉर्म से वॉल्यूम को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? DH इज इक्वल टू DU प्लस VdP। सही बात है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट। देखो क्या मुश्किल है एक्सप्रेशन बनाना, बोलिए क्या मुश्किल है? नहीं। अगर ये तो स्मॉल चेंज है, अगर थोड़ा लार्जर चेंज है तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P लिख सकते हैं। सही बात है, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं डोरा मैम। अब इसमें ना 5 केसेस आएंगे, 2 केस आपके सामने है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का होता है कि डोरा मैम इतने सारे फॉर्मूले याद करने हैं क्या मुझे? नहीं, आपको इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बेस एक्सप्रेशन पता है, हमने डिफरेंशिएट किया है, जो सवाल में कंडीशन दी गई है वो कंडीशन आप इस बेस फॉर्मूले पे लगा के अपना रिक्वायर्ड फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट था तो हमने P बाहर ले लिया, PdV बन गया। वॉल्यूम कांस्टेंट था, V को बाहर ले लिया, VdP। तो अब इसमें याद क्या करना है? H इज इक्वल टू U प्लस PV। मेन एक्सप्रेशन तो आपका वही है ना, मेन तो वही है। ठीक है, अगला केस देखिए, नेक्स्ट केस नंबर 3 बेटा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज कर रहे हैं, तो डेल्टा PV मतलब P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, दोनों ही चेंज कर रहे हैं, P2 V2 माइनस P1 V1 कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, बोलिए यस। अब मैं एक बात बता दूं इसमें, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम आप देखो इसमें, हाँ नोट कर लो पहले, इतने फॉर्मूले नहीं है, एक ही केस है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, अब इसके लिए डेटा होना चाहिए आपके पास प्रेशर वॉल्यूम का, तो ही आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। समझो, P1 V1 का डेटा हो आपके पास, अगर नहीं है तो डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए केस नंबर 4, अगर बेटा आइडियल गैस है आपके पास और आप एक्सपेंशन या कंप्रेशन कर रहे हैं, तो देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीवी को सब्स्टिट्यूट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन और आर हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस के लिए हम कर रहे हैं, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ये इंपॉर्टेंट है, अब तक सारी फॉर्म्स में से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जो प्रीवियस केसेस हैं आपके। समझ के नोट करे हो, कर लो अभी इसको। तो केस 1 प्रेशर कांस्टेंट, केस 2 वॉल्यूम कांस्टेंट, केस 3 में हमने दोनों को ही चेंज कर दिया, P2 V2 माइनस P1। केस 4 में आइडियल गैस एक्सपैंड या कंप्रेस कर रहा है, एनआर कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी पे चेंज लगाएंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद आता है केस 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। ये ध्यान से सुनना है क्योंकि अधिकांश जो सवाल है 99% एंथैल्पी चेंज के इसी टॉपिक से आते हैं। जो मैंने आपको PYQs में बताया कि पिछले जो 9 साल का डेटा मैंने दिखाया कि सबसे ज्यादा सवाल इस टॉपिक से आए गए हैं, वो ये फॉर्मूला होता है, ये वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। केस 5 है बेटा, अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन है, फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑफ आइडियल गैसेस, कैसे कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। केस नंबर 4 जो था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, इसीलिए हमने एन आर को कांस्टेंट लेके डेल्टा टी लिखा था, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं आपको एक जुगाड़ बताती हूँ या ट्रिक से जो आपको ध्यान रखना है। देखिए बेटा, अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है या कोई फिजिकल चेंज दे रखा है, केमिकल रिएक्शन में जनरली आपको ना कंबशन दिया होता है हाइड्रोकार्बन का, जनरली कंबशन प्रोसेस इज गिवन टू यू, या फिर कोई फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, इवेपोरेशन है, ऐसा कुछ तामझाम चल रहा है। ठीक है, और आपको बेटा दूसरी बात, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज की बात किया जाए या हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम होता है जो, और एंथैल्पी चेंज की बात की जाए जो हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर होता है। अगर आपको सवाल में ये 3 चीजें मिल गई, केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस, कोई चेंज, फिजिकल चेंज, ठीक है, या फिजिकल प्रोसेस लिख लो, इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज, तो हम डेफिनेटली इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए केस नंबर 5 बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो आपका डेल्टा एनजी होता है वो क्या है। डेल्टा एनजी होता है प्रोडक्ट साइड कितने गैशियस मोल है माइनस रिएक्टेंट साइड कितने गैशियस मोल है। फॉर एग्जांपल मैं हेबर्स प्रोसेस बोलती हूँ कि नाइट्रोजन बेटा हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या करता है, अमोनिया बना रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करना आपने जरूरी है, तो 2 नाइट्रोजन 2 6 हाइड्रोजन 6, ठीक है, अमोनिया गैस दे रहा है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या होगा, डेल्टा एनजी होता है गैशियस मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट साइड माइनस गैशियस मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड गैशियस मोल्स कितने हैं 2 माइनस रिएक्टेंट साइड 3 और 1 4, तो ये कितना बनेगा बेटा -2। तो डेल्टा एनजी जो है वो किसके बराबर है -2 के। तो इस तरीके से डेल्टा एनजी निकालते हो, प्रोडक्ट साइड कितने गैशियस मोल है माइनस रिएक्टेंट साइड कितने गैशियस मोल है। और जब भी ये सवाल आएगा आपको बस आंख बंद करके इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। समझ गए, समझ गए। तो फिजिकल चेंज या फेस चेंज लिख लो, आपको और इजी होगा, है ना। फिजिकल चेंज का मतलब मैम क्या, हम तो कंफ्यूज हो गए, आप इसको फेस चेंज लिख लीजिए, फेस चेंज लिख लीजिए, साइड में हो रही हूँ नोट करिएगा। तो गैसेस, हाँ गैसेस आइडियल है, यहाँ आइडियल गैसेस को हम आइडियल गैस मानकर चलते हैं इस एक्सप्रेशन में, समझ गए ना, क्योंकि आपने देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज किया है। अब आपका एक सवाल होगा, डोरा मैम मुझे कंफ्यूजन है, वो ये है अगर सवाल में मैम आइडियल गैस नहीं दिया, रियल गैस दिया गया है, तो आप फिर क्या करेंगे, इफ रियल गैस इज गिवन, तो आप ये फॉर्म यूज ना करके आप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी से सवाल को बनाएंगे, यहां से करेंगे फिर, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं कर सकते ना अप्लाई, वहां पे आप इसको यूज करेंगे, यूज दिस। समझ गए, समझ गए बेटा, ठीक है, ओके। केस नंबर 5, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देखिए हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे एन सीवी डेल्टा टी होता है, हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे एन सीपी डेल्टा टी होता है।
ठीक है, ये एक्सप्रेशन। अगर कभी बेटा ऐसा है कि टेम्परेचर वेरिएंस हो जाए, कि ये टेम्परेचर के ऊपर अगर आपकी वैल्यूज जो है CP/CV की वो डिपेंड करेंगी, जैसे अभी आपने ये लिखा कि जो डेल्टा U है वो क्या है NCV डेल्टा T, है ना, ये तब आप अप्लाई करोगे जब CV इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, CV इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। देखिए, दीज एक्सप्रेशंस आर एप्लीकेबल इफ CP/CV आर नॉट चेंजिंग विद द टेम्परेचर। ऐसे ही आप देखिए जो डेल्टा H कह रहे हैं कि NCP डेल्टा T है, इन दोनों केसेस को तब अप्लाई करना है व्हेन CP/CV, व्हेन CP and CV are independent of temperature, are independent of temperature। अगर बेटा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे तो आपको फिर देखिए इस एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन CP को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद DT, ठीक है, N कांस्टेंट है, और CV को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक। अब हमें कैसे पता चलेगा मैम, सवाल में आपको पता चलेगा कांस्टेंट वैल्यू है CP/CV, और दूसरा अगर CP/CV की वैल्यू में टेम्परेचर नजर आए, T का टर्म नजर आए, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैं एक सवाल कराऊंगी, ऐसा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, यू विल बेटर अंडरस्टैंड। तो आइए जरा क्वेश्चन है हमारे सामने, सवाल करेंगे कुछ। ये समझ गए एंथैल्पी चेंज, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इस चीज को पल्ले बांध लेना, कई बार देखना बेशक वीडियो, चाहे कंफ्यूजन हो आपको। बेटा अगर चीजें मुश्किल लग रही हैं तो आप सही रास्ते के ऊपर हो, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है, ऐसे ही दुनिया का सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम तो नहीं है ये, तो इसके प्रोसेस में इट इज बाउंड टू हैपन कि आपको चीजें मुश्किल लगेंगी, एंड ट्रस्ट मी वो नॉर्मल है, लेट इट फील लाइक दैट। अगर मुश्किल इस वक्त से गुजरना है, और सबसे ज्यादा बच्चे 5 महीने के दरमियान या तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं या फिर कर जाते हैं, तो ये समय या तो तुम्हें बना देगा कुछ या फिर तुम्हें बिगाड़ देगा। अब वो डिसीजन आपके हाथ में है कि आप कॉल अपने फेवर में लेना चाहते हैं कि अगेंस्ट में लेना चाहते हैं। मैं तो कहूंगी हम सब कुछ यहाँ खड़े हैं साथ में फाइनल एग्जाम तक, तो फेवर में ही जानी चाहिए ये चीज, अगेंस्ट में क्यों, है ना। डोरा मैम है, सारी चीजें मैं करा रही हूँ, मैंने गारंटी ले रखी है। चलिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब 7.8 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन इज वेपोराइज्ड इनटू गैसियस बेंजीन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना। हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताना है, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज। जब इतना ग्राम लिक्विड बेंजीन को वेपोराइज कर दिया है आपने गैसियस बेंजीन में, तो बेटा देखिए फिजिकल चेंज है, लिक्विड बेंजीन को आपने वेपोराइज कर दिया है किसमें, गैसियस बेंजीन के अंदर, ओके। और टेम्परेचर दिया गया है इतना। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन इज 40 किलो जूल्स पर मोल। अब एक चीज देखिए, आपको इसके लिए पूछा गया है, ये पर मोल का डेटा है, समझो। आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मास ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का मोलर मास होता है 78 ग्राम पर मोल, ठीक है, यानी 0.1 मोल है, इसको हम लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। अब फिजिकल चेंज है, फेज चेंज है, डेल्टा एनजी क्या होगा, प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल्स। प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल 1 है, रिएक्टेंट साइड 0 है, तो डेल्टा एनजी बेटा 1 है, सही बात है, डेल्टा एनजी। अब यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा एनजी आरटी, सही बात है। एंथैल्पी चेंज कितना है बेटा, एक एक वैल्यू ध्यान से देखनी है, 40 किलो जूल्स पर मोल, ये क्या है अभी हमारे पास है ही नहीं। डेल्टा एनजी क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 8.314, हम 8.3 यूज कर रहे हैं। अब 8.3 को मैं कहूंगी 25/3 यूज कर लेना, यूज एज 25/3 और इजी होगा कैलकुलेशन, ठीक है। 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये किलो जूल है, मैं इसको भी किलो जूल बनाऊंगी तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो दिस इज किलो जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर कितना है 350 केल्विन। अब यूनिट का सिस्टम यहीं से देखना, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, ये 1 मोल था, है ना, मोल से मोल आप काट दोगे ना, या इधर भी, ठीक है। अच्छा वो भी छोड़ो, चलो किलो जूल पर मोल में अपना आंसर आ रहा है, ठीक है।
आ जाओ, ये वैल्यू सॉल्व करनी है। अब आप ये समझिएगा, ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज आप निकालोगे ये पर मोल आएगा बेटा। अब इसकी वैल्यू मैंने तो ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ, दिस विल बी अराउंड 37, ठीक है, ये आएगा 37 किलो जूल्स पर मोल। तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई 37 किलो जूल्स पर मोल। सिंप्लीफाई करना है, अब ये क्वेश्चंस को पूरा पूरा सॉल्व करना है अपने एंड तक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डोरा मैम ने बताया आपको कि 25/3 यूज करना है, इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 25/3 लेंगे, थोड़ा यहाँ से काट सकते हो, है ना, इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द वैल्यू। डेल्टा यू प्लस ये पूरा पोर्शन अराउंड आपका 2.9 के आसपास आएगा, 2.917। तो ये 40 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा यू 37 आ रहा है ना। तो 37 किलो जूल पर मोल है, मगर सवाल में हमसे इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा गया है 7.8 ग्राम बेंजीन के लिए, यानी वो कितना मोल है, 0.1 मोल है। तो 0.1 मोल के लिए पूछा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि डेल्टा यू जो है वो क्या है, डेल्टा यू मोलर इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, मोलर 37 किलो जूल्स पर मोल इनटू नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं बेटा, 0.1। तो दैट वुड बी इक्वल टू 3.7 किलो जूल, यही होगा। देखिए 3.7 किलो जूल्स, हाँ जी 3.7 किलो जूल, 0.1 मोल के लिए पूछा गया था तो मल्टीप्लाई कर दिया इनसे। तो एक क्वेश्चन था, अच्छा सवाल है, आपको ये मोलर वाली चीज, मोल्स वाली ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कहते हैं 1150 किलो कैलोरी ऑफ हीट पर मोल ऑफ दिस इज रिलीज्ड। तो एक आपके पास हाइड्रोकार्बन है हेप्टेन, कहता है हेप्टेन को हमने कंबस्ट कर दिया और इतना किलो कैलोरी हीट पर मोल जो है रिलीज हुआ जब रिएक्शन को कराया गया कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। अब आप देखिए इतना हीट रिलीज हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज। क्योंकि हीट रिलीज हुआ है तो जाहिर सी बात है आप नेगेटिव लेंगे, तो ये वर्ड्स को आपने पढ़ना है कि हीट रिलीज्ड है तो वी नो इट इज नेगेटिव, क्योंकि इट इज सेइंग क्वेश्चन क्लियरली दैट हीट रिलीज हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर हमारे सामने है 300 केल्विन, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने किया है और आपके सामने केमिकल रिएक्शन दे दिया, कह रहा है हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे बताइए, यानी डेल्टा एच हमें बताना है। ओके तो सवाल में हम क्या करेंगे बेटा, डेल्टा एनजी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एनजी क्या है, प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स माइनस गैसियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, सही बात है। और प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स कितने हैं, आप देखिए जरा 7, यहाँ हाइड्रोकार्बन वाटर लिक्विड लेते हैं हम, यहाँ पे -11 है, ये भी लिक्विड है, यानी -4, सही बात है। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच हमें बताना है, डेल्टा यू कितना है, -1150 किलो कैलोरीज पर मोल है ये, अच्छा प्लस डेल्टा एनजी की वैल्यू -4। अब आर की जो वैल्यू आप लेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है कि 2 कैलोरी होता है आर की वैल्यू, मगर हमें किलो कैलोरी। अब आंसर देखिए आपको यूनिट नहीं बोला गया है किसमें निकालिए, तो या तो आप किलो कैलोरी को कैलोरी में कर लो, या ये जो 2 कैलोरी आपने यूज किया यहीं से इसमें क्या करो, किलो कैलोरी के अंदर कन्वर्ट कर लो। वो कैसे करोगे, 1000 से भाग करके। 2 0 तो 2 0 यहाँ से कटी जाएंगी, समझ गए। तो मतलब डेल्टा एच क्या होगा, -1150, ओके, -4 2 8, 8 3 24, 24 है तो मतलब 2.4 हो जाएगा, -2.4। देखिए कर लेंगे, -2.4 ही है ये, तो कितना आएगा, किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान से देखो, सिंपल ही क्वेश्चन था इसी एक्सप्रेशन का, तो -1152.4 किलो कैलोरीज पर मोल कर सकते हैं बेटा। देखिए अब इसी तरीके के सवाल में ना आपसे बॉम्ब कैलोरीमीटर का टर्म भी यूज कर लिया जाता है, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑल्सो। सॉरी, इसको घर पे करना वैसे सवाल, होमवर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करना है
ये सवाल करना है। चलो ये एक होमवर्क कर लेते हैं। कहता है डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज जब कंबशन ऑफ 1 मोल हेप्टेन इज कैरिड आउट। बिल्कुल अभी जो मैंने सवाल कराया था आपको जस्ट पिछला क्वेश्चन, उसमें हेप्टेन का कंबशन लिया था। आपको रिएक्शन याद होगी, हेप्टेन की कंबशन में डेल्टा एनजी -4 आया था, और इसने सवाल में डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा है, जो किसके बराबर है, डेल्टा एनजी आरटी, और आंसर तो आरटी की टर्म्स में दिया। कितना सिंपल सवाल है, -4 आरटी। पिछले सवाल से ही सीधा हो गया, एकदम आपने कर दिया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। कितना सा टाइम लगा पीवाईक्यू को करने में। तो इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में आपके, समझ गए हो? तो इस बात का थोड़ा सा आपने जो है ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मेंस में तो नहीं आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बट एक बार कर लेंगे तो हम सेफ सा फील करेंगे। तो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन जनरल मोलर हीट कैपेसिटी सी एंड सीवी। किसका रिलेशन, सी और सीवी आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस, तो आइडियल गैस के लिए सी और सीवी का जो रिलेशन होता है वो मैं बताती हूँ, मगर आप पहले समझो ये ऐसे फंक्शंस, पीवी गामा ले लो कि पीवी की पावर एक्स ले लो, ये कांस्टेंट होगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कुछ ऐसा फंक्शन होता है, पीवी वी रेज टू पावर एक्स जो है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस के लिए सी है, मैं कह दूं मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस के लिए सी है, तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो आप इसका रिलेशन बता सकते हो कि जो सी है, आगे सारा मैं यहाँ लिख दूंगी, चलो मैं दिखाई देती हूँ, यहाँ लिख दिया, मेंशन कर दिया ताकि आप एक्सप्रेशन भूले ना। सी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी उस प्रोसेस का। सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। आर क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट x-1, और x क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। x क्या है, अब 1 नहीं हो सकता x, क्योंकि अगर 1 ही हो गया तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस आप नॉर्मली करते हो उसके लिए होता है, प्लस आप एक्सप्रेशन देखो फॉर्मूला फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ रहे हो, अगर 1 हो गया तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो CV माइनस R अपॉन x-1 होता है, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन है। क्या ये इंपॉर्टेंट है मैम, मेंस के लिए तो मैं कहूंगी नहीं है। कुछ किताबों में प्लस साइन दिया होता है, वहां डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मेंस के लिए तो ऐसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आप छोड़ सकते हैं, करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब कौन से प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो पीवी बेस टू पावर कुछ गामा या एक्स है कांस्टेंट फंक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इनके लिए आप मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक रिलेशन निकाल सकते हो, कंसिडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर। सी इज इक्वल टू सीवी माइनस आर अपॉन x-1, समझ गए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन पे, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा टू लर्न द एक्सप्रेशन, बट अगेन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो इसको फिर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक आइडियल डायटोमिक गैस है जो अंडरगो करता है एक प्रोसेस जिसमें रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगो कर रहा है एक प्रोसेस जिसमें रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हमें कहना चाह रहा है P अपॉन V कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये कह दूं P V की पावर -1 कांस्टेंट है, तो क्या मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लेके चल सकती हूँ? यस। कहता है फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस। तो आप बिल्कुल समझ गए हैं कि ये तो हम अभी एक्सप्रेशन पढ़कर आए हैं, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू CV माइनस R अपॉन x-1 कह सकते हैं बेटा। देखिए इस एक्सप्रेशन के लिए लगा सकते हैं वैल्यू, जल्दी बोलो यस। अब ध्यान से देखो, इसने सवाल मैम सीवी कैसे पता चलेगा, इसने बोला है कि आइडियल डाई एटॉमिक गैस है, और पिछले सेशन में मैं आपको सारी डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेस थी उनके लिए सीपी, सीवी और गामा की वैल्यूज दे चुकी हूँ, सही बात है। तो बेटा अगर आपके पास आइडियल डायटोमिक गैस होता है तो सीवी झट से सोचना है 5/2R होगा, एकदम इंस्टेंटली आपको सोचना है क्या है, 5/2R है, ठीक है। तो देखिए 5/2R माइनस R अपॉन, अब इस एक्सप्रेशन को देख के पता चला कि x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, -1 है, तो -1 तो C क्या है 5/2R माइनस R अपॉन -2, जिसको हम पूरा प्लस कर सकते हैं, प्लस R/2 कर सकते हैं, 5/2 प्लस तो कितना आंसर आएगा, 3R होगा, 3R होगा। तो आपको रिलेशन पता चल गया। अब R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा
बस मैंने याद कराने के लिए फॉर्मूला बताया था। तो मोलर हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो 3R है। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का केस है, मेंस के लिए आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो आगे चलेंगे। देखो इस तरीके के सवाल भी बेटा पेपर में आते हैं, जैसे इसी एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड कि कंप्लीट कंबशन, कौन सा, वो एंथैल्पी चेंज वाला, कंप्लीट कंबशन ऑफ मिथेनॉल आपको दे रखा है। कहता है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इतना। तो कह रहा है कितना हीट प्रोड्यूस हुआ इसके बर्न होने से, और बॉम्ब कैलोरीमीटर से हमने मेजर किया, वो 726 किलो जूल पर मोल है 27 डिग्री सेल्सियस पे। कहता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन इज इतना, जहां पे x की वैल्यू बताइए। तो क्या बोल रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा H के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। बेटा अगर आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे तो आप एक बात बताइए, मीथेनॉल की कंबशन की हमसे बात की गई है ना, मीथेनॉल का कंबशन। अब इसमें एक चीज दिक्कत है, हमें पता ही नहीं बॉम्ब कैलोरीमीटर है क्या भाई। तो मैम ये कैसे सवाल है, तो आपने बताया नहीं, पेपर में जाके फिर मेरे को गालियां निकालोगे, अरे डोरा मैम ने तुम्हें बताया था टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मगर बॉम्ब कैलोरीमीटर का केस तो मैम ने बताया ही नहीं। Why are we using the bomb calorimeter? आपको कितना केमिस्ट्री में चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में ही यूज होता है। तो ये मेजर करेगा कितना हीट आ रहा है जब आप किसी हाइड्रोकार्बन को, किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हो, तो इट इज गोइंग टू मेजर द हीट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम इट व्हेन यू आर बर्निंग दैट फ्यूल, व्हेन यू आर बर्निंग द हाइड्रोकार्बन। अब प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा, एक रिजिड कंटेनर के अंदर। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिजिड स्टील का वेसल है दैट इज यूज्ड टू मेजर द हीट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल reactions at the constant volume, at constant volume। तो constant volume पे कर रहा है, इसका मतलब बेटा डेल्टा V 0 है। बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस में कहते हो डेल्टा V 0 है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अच्छा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, वर्क डन 0 है तो हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज के। ये तुम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, हीट बेटा रिलीज हो रहा है, वो ये मेजर कर रहा है, तो यहाँ पे जो हीट रिलीज आप मेजर करते हो वो नेगेटिव ही होती है, जो इंटरनल एनर्जी आप निकालते हो। तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस C डेल्टा T, इसमें एक्सप्रेशन वैलिड होता है। ठीक है, ये इरेज कर देती हूँ भाई, ये तो ओवरलैप कर गया है। तो डेल्टा U क्या है, देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। C क्या है, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर असेंबली। दोबारा इधर लिख देती हूँ, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस C डेल्टा T। डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस C डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर चेंज ऑफ द वाटर। अब जो बाहर होता है उस कैलोरीमीटर में, वो वाटर हम फिल करके रखते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज की बात करता है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस C डेल्टा T, हम इस पे एक्सप्रेशन लगाते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों हुआ, फिर से देख लो, क्योंकि आपने एक रिजिड कंटेनर लिया है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ रिजिड कंटेनर विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चेंज नहीं है, डेल्टा V 0, तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। और फर्स्ट लॉ से डेल्टा U क्या है, QV। तो इस तरीके के सवालों में, जैसे ये क्वेश्चन था पिछला, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी चेंज, वो भी नेगेटिव के अंदर। वो भी किसमें बेटा, नेगेटिव के अंदर। इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, आइए देखो। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, क्योंकि रिलीज हुआ है बॉम्ब कैलोरीमीटर से, तो क्या है, डेल्टा U है जो माइनस 726 किलो जूल्स पर मोल होगा। सही बात है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्शन, हमसे डेल्टा H के बारे में पूछा है पर मोल। ठीक है, तो डेल्टा Ng देखिए बैलेंस रिएक्शन दिया है। प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स कितने हैं, 1 CO2 का, माइनस रिएक्टेंट साइड कितना है बेटा, 3/2 माइनस 1.5, मतलब माइनस हाफ डेल्टा Ng आया। ठीक है, डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा U माइनस 726 किलो जूल में, ये आंसर पूछा है ना, हाँ, माइनस 726 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT हम यूज कर रहे हैं, तो प्लस डेल्टा Ng इज माइनस हाफ। R की वैल्यू बेटा हम 25/3 यूज कर रहे हैं, और नीचे 1000 से भाग कर लेंगे, तो किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और टेम्परेचर है अपने पास 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना है बेटा, 300 केल्विन है। देखिए, तो ये आपको सॉल्व करना है, विच विल बी माइनस 727 किलो जूल्स पर मोल, अराउंड यही पूछा इसने। x की वैल्यू 727 हो जाएगी, 727 x की वैल्यू।
ठीक है 727। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का पॉइंट मुझे आपको समझाना था। अब ऐसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आपको घर पे करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है, कमेंट। तो आपको बेटा टाइम स्टैम्प टैग करना है, ये जो टाइम हुआ है इस वीडियो का, इस वीडियो के टाइम स्टैम्प को आप टैग करके मुझे बताएंगे कि डोरा मैम ये आंसर आया इस क्वेश्चन का। बॉम्ब कैलोरीमीटर का केस पूरा बता दिया है, ठीक है। हर बच्चे का कमेंट मुझे चाहिए, और बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज, अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो, ठीक है, समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपके लिए काम आसान किया है, वो काम क्या है देखिए जरा। मैंने ना सारे प्रोसेसेस का एक टेबल बनाया है। अभी आपको ये ज्यादा जूम्ड स्लाइड नहीं दिख रही होगी, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। इस स्लाइड का पर्पस ये है कि आप घर पे जब रिवाइज करेंगे तो आपको एक A4 साइज शीट लेनी है और उस पर पूरे टेबल को टाप देना है। जूम कर लीजिएगा, पीडीएफ से जूम हो जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जो बच्चा सब्सक्राइब है चैनल पे उसे ही पीडीएफ मिलेगा। मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स का भी तो सब्सक्राइब रहना भैया, ठीक है। तो देखिए जरा, इस टेबल में मैंने क्या किया है, पूरा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क का एक्सप्रेशन क्या है, हीट का एक्सप्रेशन क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक को आप छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए इतना। ऊपर के सारे प्रोसेस अभी तक माना कि मैंने एडियाबैटिक डिस्कस नहीं किया है वर्क में, अभी हम आज ही करेंगे, मगर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको आपने A4 साइज शीट पे टाप देना है और कमरे में चिपका लीजिएगा, क्योंकि मेंस में जो सवाल आते हैं वो काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे एक आखिरी चीज, फिर इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, देन विल कंटिन्यू। अभी थोड़ा क्या है ना, गला इतना खराब है तो ज्यादा बोलने से कफ इतना इकट्ठा हो जा रहा है गले में कि कंजेशन हो जा रहा है, फिर बोलने में और प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा गर्म पानी आई विल सिप एंड आई विल गिव यू 10 मिनट्स ब्रेक, पर पहले ये सुन लो, ठीक है। तो बेटा देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल, अच्छा हाँ, एक पॉइंट मेरे को आपसे डिस्कस करना है, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। बेटा आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक भी होता है, कैसे? देखो, फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल है यानी मैम टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो बेटा डेल्टा T 0, और डेल्टा T 0 तो डेल्टा U भी 0। आइडियल गैस के लिए इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए आइडियल गैस ही मान के अपन चल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ, अब क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है और फ्री एक्सपेंशन में मैंने आपको पहले भी समझाया है ये बात कि एक्सटर्नल प्रेशर कोई लगा नहीं रहा, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो वर्क डन माइनस PdV है, वर्क भी 0 है। फर्स्ट लॉ लिखो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो क्या हुआ, डेल्टा U 0, W 0, यानी Q भी 0 हो गया, यानी एडियाबैटिक। तो यानी कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक भी होता है, वी कैन से दैट आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक आल्सो। अब बेटा जाइएगा एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक है तो Q 0, फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क 0, और डेल्टा U क्या है, Q प्लस W, दोनों ही 0 तो डेल्टा U 0, और डेल्टा U कब 0 होता है, जब डेल्टा T 0 होता है, तभी होता है। डेल्टा T 0 यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, वी कैन से दैट आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक आल्सो एंड एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल आल्सो। समझ सकते हैं बात, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करेंगे, अब एक बार ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में को आपको बताना है, बट टेक अ ब्रेक, चलो 7 मिनट्स के लिए ले लो, थाला फॉर अ रीजन, 7 मिनट्स ब्रेक। मैं गर्म पानी सिप 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 कर लूंगी और 7 मिनट के बाद कंटिन्यू करेंगे, यहीं रहना है सेशन में, ठीक है। मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, इतने पिछला नोट्स पूरे करिए, रिवाइज करिए, ओके। हम हियर होंगे, देखो यहीं बैठ गई हूँ, बस पानी गर्म, आई विल सिप।
करें कंटिन्यू अब? चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना क्या करना है इसमें, वी विल सी। देखिए ये आपको ना कभी कभी क्वेश्चंस में ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अब डोरा मैम ये कौन सी नई बला है, हमें पता ही नहीं, ग्राफ भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ऐसा कैसे होगा? आवाज ठीक है ना, आ रही है? ओके बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी क्या है कि आपको एक ग्राफ दिया गया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ए बी सी डी। मुझे इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ पे। तो आप किस तरीके से प्लॉट करेंगे? देखिए आपको हर इंडिविजुअल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसकी एक्सिस को देखकर कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या वेरिएशन है, कौन कांस्टेंट है इसमें से, और फिर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर को आपने प्लॉट करना है। मैं आपको सिखाऊंगी, ये ग्राफ देखिएगा, आपको थर्मो में जरूरत पड़ती है इसकी। देखो यहाँ पे दिया गया है कि प्रोसेस ए से बी हुआ है और आप इस लाइन को ऐसे देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी बेटा ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया है। तो ए से बी का जो प्रोसेस है वो आपने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किया है, सही बात है। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। आइडियल गैस लॉज अगर आपको आते हैं तो ये चीज और आपके लिए बनाना इजी हो जाएगा, नहीं भी आते तो आई एम टेलिंग यू, जब प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां से ऐसा ग्राफ बनेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें एक सवाल और है, शिल्पी मैम एक बात बताओ, ए से बी मैं ऐसे बनाऊं कि मैं ए से बी मैम ऐसे बनाऊं? ये तो दोनों बातें अलग हो जाएंगी, है ना। प्रोसेस में कैसे लिखूं, लाइन कैसी आएगी, मैं समझ गई कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी y इक्वल टू mx वाला रिलेशन है जिसके लिए स्ट्रेट लाइन आता है, तो मैंने इसीलिए स्ट्रेट लाइन बता दिया, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट होगा ए कि ये होगा, आप इसको वॉल्यूम से समझ सकते हैं। देखिए पॉइंट ए के ऊपर बेटा आप वॉल्यूम अगर v1 माने, पॉइंट बी पे अगर वॉल्यूम v2 माने, तो आपको दिख रहा है v2 बड़ा है v1 से, v2 बड़ा है v1 से। ऐसे ही यहाँ देखिए इधर v2 बड़ा है, इधर v1 छोटा है, तो v1 a है, v2 b है, तो यानी a से b आप ऐसे गए, समझ गए कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। फिर आप अगली लाइन पे जाएंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और बेटा बी से सी आप जा रहे हैं, और ये कैसी ग्राफ है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में आपको कैसा दिख रहा है? पॉइंट बी से सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, यानी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और ये कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी कांस्टेंट भी होगा, ठीक है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने लेबल नहीं किया बट होगा। तो अब इसमें ये बात है कि बी से सी में कैसा होगा? तो बी से सी आइसोथर्मल है, तो बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बी से सी। अगर आपको ऐसे ही वॉल्यूम में कंफ्यूजन है तो देखो सी पॉइंट की वॉल्यूम ज्यादा है बी से, तो हमने सही बनाया बी से सी। अब आ गए आप सी से डी। अब सी से डी पे आइए, देखिए बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कैसे होता है? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया गया है, और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना अगर, तो ये होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। कर लेंगे, और इजी है अपने लिए। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हुआ है, जहाँ के अब यहाँ पे ना आप प्रेशर या इससे लेबलिंग कर सकते हो आराम से, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो ये अपना सी से डी हो जाएगा। कर सकते हैं, देखिए सी से डी का पॉइंट। अब बेटा फिर से देखिए डी से ए पे अगर आप जाइएगा तो डी से ए में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो हम बोल सकते हैं कि मैम आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट,
तो डी से ए आप ऐसे आए हैं, तो ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कभी आपको जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर या प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया जाए तो आप इसको ऑल्टरनेट एक्सिस के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाती है, तो आपको सिंपल आइडियल गैस लॉज को यहाँ यूज करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई उतना डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते बेटा, कुछ ग्राफ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझेंगे। आपको ग्राफ का जो फाइनल कंक्लूजन पॉइंट है वही याद में रखना है। मैं आपको ग्राफ को अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो है हम वर्क डन का कंपैरिजन कर रहे हैं। जो वर्क करती है गैस, है ना, वर्क डन बाय द गैस, और हम ऐसे ही वर्क डन ऑन द गैस, एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों देखेंगे। तो फिलहाल ये जो ग्राफ मैंने बनाया एक्सपेंशन का बनाया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, एंड विल कंपेयर द वर्क। तो आप देखिए जरा बेटा, आप पॉइंट पी से हैं, यहाँ स्टेट P1 V1 है, आप P1 V1 से P2 V2 गए हैं, तो आपने ये प्रोसेस किया है वॉल्यूम V1 से V2। तो आपका इनिशियल वॉल्यूम ये था, V2 ज्यादा है तो एक्सपैंड हुआ है सिस्टम, तभी V2 बड़ा है V1 से, है ना। तो आप P1 V1 से P2 V2 गए हैं। अब आप एक बात बताइए, आप बिल्कुल इनफाइनाइट सिमली स्मॉल स्टेप्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका हर पॉइंट पे देखो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है। तो धीरे 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 एक्सपैंड करके, कि थोड़ा एक रेत का दाना उठाया सिस्टम, थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है, तो वहां पे क्या होता है, रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर और जो गैस का प्रेशर वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना। रिवर्सिबल के लिए हम बोलते हैं ना, एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, और हर स्टेप के ऊपर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होते हुए चलता है, ड्राइविंग ओपोजिंग फोर्स बराबर होते हैं। तो धीरे 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 दाना उठा उठा के आप यहाँ तक पहुंचे। अब पिछले सेशन में जब, क्योंकि मैं सारे वर्क डन, सारे प्रोसेस की वर्क के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, वहां पे मैंने आपको कहा भी था कि एरिया अंडर द पीवी कर्व आपको मैग्नीट्यूड वर्क डन का देता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एरिया देखो वर्क डन का कितना है, ये ग्रीन लाइन से जितना मैंने शेड किया है दैट इज द वर्क अंडर द, मतलब पीवी आपका जो कर्व का एरिया है, दैट इज द वर्क डन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, बोल सकती हूँ। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप P1 V1 से P2 V2 नहीं लेकर आते हैं। अगर बेटा आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, वो एकदम झटके में होता है। जैसे 7 किलो सैंड अगर मैंने रखी है तो 5 किलो मैं एक झटके से उठा दूंगी, है ना, एकदम झटके से एक्सपैंड हुआ है। तो मतलब यहाँ पे इरिवर्सिबल में जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इसे कई ज्यादा है गैस का प्रेशर, है ना, तो एकदम झटके से आपका एक्सपेंशन हुआ है। तो इरिवर्सिबल कैसे होगा, मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ। पहले आप क्या करेंगे बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम करते हुए आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख के सिस्टम को पहले एक्सपैंड कर देंगे, एकदम एक्सटर्नल प्रेशर तक ले जाएंगे। फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर तक नहीं हो जाता, ठीक है। तो एकदम से कांस्टेंट वॉल्यूम करके आपने सिस्टम को धाड़ करके आपने एकदम से वजन उठा दिया, एक्सपैंड कर गया। उसके बाद प्रेशर को कांस्टेंट रख के आप उसे फाइनल यहाँ V2 तक ले आइएगा। तो ये तरीके से आपने प्रोसेस किया, यहाँ आए फिर यहाँ आए। तो इसमें जो वर्क है आप वो देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये वर्क डन है, एरिया अंडर द पीवी कर्व, देख रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। तो इससे पता चलता है कि वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन कई ज्यादा है बेटा वर्क ऑफ द इरिवर्सिबल के। बताओ, बोलो भाई। तो कंपैरिजन ऑफ वर्क डन बाय द गैस, यानी एक्सपेंशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क है एक्सपेंशन में वो इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा है। ये हमने ग्राफ का एरिया देखकर ही डिटरमाइन कर लिया है। सही बात है, ये कह सकते हैं हम बेटा, कंक्लूजन ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ जिससे 2026 में सवाल पूछा गया और मेंस में, वो था अगर आप मल्टी स्टेप एक्सपेंशन करा दें। कंप्रेशन में भी दोनों केसेस देखेंगे। अगर बेटा मैं एक स्टेप में ना करा के मल्टी स्टेप के अंदर एक्सपेंशन कराऊं तो वर्क डन का क्या होगा। तो यहाँ पे ग्राफ को देखिए, आप रिवर्सिबल प्रोसेस में बिल्कुल वही तरीके से P1 V1 से आप P2 V2 आते हैं, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपका रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा था एक्सपेंशन में। अब मैं आपको एक्सपेंशन बता रही हूँ इरिवर्सिबल तरीके से, मगर मल्टी स्टेप में। तो मल्टी स्टेप में क्या होगा, मल्टी स्टेप का मतलब ये है कि आपने 7 किलो सैंड रखा हुआ था पिस्टन के ऊपर, आपको फाइनल निकालना था 5 किलो, मगर आपने एक बार में 5 किलो सैंड ना निकाल के पहले आपने 2 किलो हटाया। 7 किलो का वजन आपने पिस्टन पे रखा हुआ था, पहले आपने 2 किलो हटाया, एक नया स्टेट एस्टेब्लिश हुआ। जब आप 2 किलो हटाते हो तो एक नया
पी एक्सटर्नल डेवलप हुआ, पहले सिस्टम वहां तक एक्सपैंड करेगा, फिर 2 किलो के बाद आप 3 किलो हटाते हो, फिर नया एक पी एक्सटर्नल तक फिर सिस्टम एक्सपैंड करेगा जब तक फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होता है ना। तो 2 स्टेप्स में हम कर रहे हैं मान लो। तो शुरू में देखिए आप क्या करेंगे, इरिवर्सिबल तरीके से पहले सिस्टम पी एक्सटर्नल तक, जो नया पी एक्सटर्नल है, फाइनल प्रेशर को वहां तक लेकर जाएगा, कर दिया, फिर वॉल्यूम चेंज होगा तो आप यहां पर पहुंच गए हो, देखो इस स्टेट पे। अभी ये वो था जब आपने 2 किलो रेत हटाया, अब आप 3 किलो फिर हटा रहे हो, तो 3 किलो हटाओगे एक नया पी एक्सटर्नल बनेगा, देखो पी एक्सटर्नल डैश, तो सिस्टम वहां तक एक्सपैंड होएगा एकदम धाड़ करके और फिर फाइनल वॉल्यूम तक अटेन करेगा अपनी स्टेट को इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो एरिया आया वो देखिए, ये पूरा एरिया मल्टी स्टेप के अंदर आएगा, पूरा जो आप एरिया देख रहे हो ये मल्टी स्टेप एक्सपेंशन में आया। जब आपने सिंगल स्टेप में यहां तक P1 V1 से P2 V2 एक्सपैंड किया था इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप में, तो सिर्फ इतना एरिया आया था, सिर्फ इतना एरिया आया था, है ना। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने एक्सपेंशन का कंपैरिजन किया है ना, और मैंने एक्सपेंशन जब मल्टी स्टेप में किया तो मल्टी स्टेप का वर्क ज्यादा है। देखो ना, मल्टी स्टेप एक्सपेंशन का वर्क बेटा सिंगल स्टेप से ज्यादा आया है, देख सकते हो आप, सिंगल स्टेप एक्सपेंशन से पता चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब केस आया है कंप्रेशन का, कि कंप्रेशन का वर्क हम कंपेयर करेंगे, ये किस तरीके से होगा डोरा मैम। तो आइए जरा देखिए, तो कंपैरिजन ऑफ वर्क डन ऑन द गैस, कंप्रेशन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, आपने सिस्टम यहाँ से P1 V1 इनिशियल स्टेट है, ये देखिए कंप्रेस कर रहे हो, तो हाई वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम होगा, आप कंप्रेस कर रहे हो सिस्टम को यहाँ लेके जा रहे हो, तो V2 कम है ना। तो आप P1 V1 से P2 V2 जा रहे हो, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल स्टेप में धीरे 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 और यहाँ तक हम पहुंच गए। तो बेटा यहाँ पे वर्क डन एरिया अंडर द पीवी कर्व से आ गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है ना। सेम बात हम कहेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है गैस के प्रेशर के बराबर है, किसके लिए, हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब जब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में आएंगे तो इरिवर्सिबल में क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा गैस के प्रेशर से, क्योंकि आप सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, तो गैस का प्रेशर जो है अंदर वो कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। तो आप देखिए सिस्टम को कैसे लेकर जा रहे हैं P1 V1 से पहले, क्योंकि हमने P2 V2 तक जाना है इरिवर्सिबल तरीके से, तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के सिस्टम को कंप्रेस करेंगे P2 तक, मतलब P2 को ले जाएंगे फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर तक, है ना, जब तक P2 एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ तक आपने सिस्टम को पहले कंप्रेस किया, वॉल्यूम सेम रख के प्रेशर चेंज किया, फिर आप वॉल्यूम चेंज करेंगे तो आप इस पॉइंट तक बेटा V2 तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आप अगर एरिया को देखेंगे तो ये पूरा येलो कलर का जो शेडेड रीजन है ये हमारा वर्क डन होगा, सही बात है, एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो यहाँ तो साफ पता चल गया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, कंप्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क रिवर्सिबल से ज्यादा है। इरिवर्सिबल का वर्क बेटा रिवर्सिबल कंप्रेशन से ज्यादा है, समझ गए हो। देखो इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से ज्यादा है। यहाँ भी आप मल्टी स्टेप वाला केस डालकर देख सकते हैं, मल्टी स्टेप का अगर आप केस घुसाएंगे कंप्रेशन के अंदर तो आपको समझ में आएगा कि हमने इरिवर्सिबल में दिखा रही हूँ, जैसे आपका P1 V1 है, P2 V2 से जाना है, तो पहले आपने 2 किलो सैंड रखा, फिर आपने 3 किलो रखा, जब 2 किलो रखा तो एक नया प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बनेगा, यहाँ तक हमने सिस्टम को कंप्रेस किया, फिर वॉल्यूम चेंज करके हम इस पॉइंट पे ले आए, उसके बाद मैंने और 3 किलो रख दिया तो एक नया पी एक्सटर्नल बनेगा, तो वहां तक सिस्टम को हम कंप्रेस करेंगे और फिर वॉल्यूम चेंज करके यहाँ आएंगे, तो इधर बेटा एरिया कम हो गया। देखो सिंगल स्टेप कंप्रेशन का जो वर्क था वो ज्यादा था मल्टी स्टेप कंप्रेशन से, देख रहे हो कैसे, जब आपने सिंगल स्टेप में किया था ना तो इतना एरिया भी एक्स्ट्रा आया था जो मल्टी स्टेप में कम हो चुका है, देख रहे हो मल्टी स्टेप में कम हो चुका है। तो जब हम यहाँ पे कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टी स्टेप से ज्यादा वर्क सिंगल स्टेप का है। पूरा कंक्लूजन में आगे दिखाऊंगी, मैंने अपने हैंड रिटन स्लाइड्स को ऐड किया है बीच बीच में। देखिए तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन वर्क मल्टी स्टेप का ज्यादा है सिंगल स्टेप से, और कंप्रेशन वर्क बेटा सिंगल स्टेप का ज्यादा है मल्टी स्टेप से। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट बातचीत है ये, समझ गए, ध्यान रखना है, और ऐसे ग्राफ्स जो मैंने बताया इससे ध्यान रखोगे तो इजी हो जाएगा और टू रिमेंबर द पॉइंट, ठीक है।
क्वेश्चन देखिए, कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, वर्क डन बाय द सिस्टम इन केस ऑफ मल्टी स्टेज एक्सपेंशन इज मोर देन द सिंगल स्टेज। बिल्कुल सही, ग्राफ से देखकर आए हैं। वर्क डन सिस्टम मल्टी स्टेज में कम है, सिंगल नहीं। रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल से ज्यादा है, एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों में नहीं, दोनों में तो नहीं। तो ये बाकी सारे पॉइंट्स गलत है, ए वाज करेक्ट। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़कर आए हैं। चलिए अगली बातचीत करेंगे बेटा, वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है इसका एक्सप्रेशन मैं बताऊंगी। तो देखिए, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा हीट चेंज कोई होता नहीं, सही बात है, Q 0 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U क्या है, Q प्लस W के बराबर है। Q 0 तो बेटा डेल्टा U 0, सही बात है। अगर बेटा आप समझिए वर्क नेगेटिव है, दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अगर वर्क नेगेटिव है तो किसने काम किया, सिस्टम ने काम किया। सिस्टम काम कर रहा है यानी हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, सही बात है, बोलो ना बेटा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है, गैस ने काम किया, और गैस अगर काम करती है वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज नेगेटिव। तो एक्सपेंशन की मैं बात कर रही हूँ, तो वर्क नेगेटिव है। अगर वर्क नेगेटिव है बेटा तो मतलब डेल्टा यू नेगेटिव है, डेल्टा यू नेगेटिव है। और आइडियल गैस अगर हम माने तो डेल्टा यू टेम्परेचर का फंक्शन है, तो डेल्टा टी नेगेटिव है, डेल्टा टी इज लेस देन 0। और डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1 लेस देन 0 होना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि T1 की वैल्यू ज्यादा है T2 से, यानी इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर से ज्यादा है। तो अगर फाइनल टेम्परेचर कम है, लो हो गया है, मतलब टेम्परेचर कम हुआ है, मतलब कूलिंग हुआ होगा, है ना। तो कूलिंग ऑकर्स, तो मैं बोल सकती हूँ कि कूलिंग ऑकर्स। तो एक कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है दैट इज accompanied by cooling। जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है बेटा दैट इज accompanied by cooling। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेम उल्टी चीज बात करते हो, वर्क डन पॉजिटिव, यानी जब हम कंप्रेशन के लिए बातचीत करते हैं तो बेटा कंप्रेशन के लिए हम जानते हैं कि डेल्टा U पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा T पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे T2 बड़ा है T1 से, तो ये एकम्पनीड होता है हीटिंग से। इस पे तो एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा सीधा। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन इज एकम्पनीड बाय हीटिंग, जबकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज एकम्पनीड बाय कूलिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें करना है वर्क। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालेंगे अब ये देखना है। अब इसमें भी आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल तरीके से, इरिवर्सिबल तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, देखिएगा जरा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, बेटा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर आप फर्स्ट लॉ से जाएंगे तो डेल्टा यू क्या है, Q प्लस W, Q 0, तो डेल्टा यू क्या है, W के बराबर, सही बात है। और डेल्टा यू को कैसे लिख सकते हैं, NCV T2 माइनस T1। डेल्टा यू इज नथिंग बट NCV DT। NCV DT मतलब कि NCV T2 माइनस T1। और आइडियल गैसेस के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा वैलिड होता है, आइडियल गैसेस के लिए दिस इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, अच्छा आप याद करो मैंने आपको ये चीज सिखाई है, Cp माइनस CV अगर R है, मेयर्स रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, Cp माइनस CV अगर R है। ठीक है, और आपको पता है Cp अपॉन CV किसके बराबर है, गामा के बराबर। तो क्या यहाँ से हम इसको CV को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, R अपॉन गामा माइनस 1, ये हमने डिराइव भी किया था। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, कर सकती हूँ सब्स्टिट्यूट। CV को R अपॉन गामा माइनस 1 कर सकती हूँ। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं, NRT2 माइनस NRT1। NRT2 माइनस NRT1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, PV इज इक्वल टू NRT से P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 कर सकते हैं। तो ये पूरा सेट ऑफ एक्सप्रेशन देखिए साइड में हो रही है, नोट करिए। तो NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू NRT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का एक्सप्रेशन है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो ये होता है कि अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है तो आप फाइनल टेम्परेचर की आपको जरूरत पड़ती है इसमें, और आपसे पूछा जाएगा कि आप फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। तो बेटा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ
फॉर्मूले होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जैसे टीवी गामा माइनस, अब इनका डेरिवेशन हमें नहीं करना, जैसे टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है, जैसे पीवी गामा कांस्टेंट होता है, तो आप कह सकते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा के बराबर होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1, या TP1 माइनस गामा अपॉन गामा, TP1 माइनस गामा अपॉन गामा कांस्टेंट होता है। बेटा ये तीन एक्सप्रेशन आपको कंठस्थ रखने हैं, दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल, ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, सिर्फ बेटा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पर ही एप्लीकेबल रहेंगे। तो टीवी गामा -1 T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1 से आप T2 निकाल सकते हो। तो अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क आपसे पूछा गया और उस वर्क के लिए आपको फाइनल टेम्परेचर चाहिए, तो फाइनल टेम्परेचर आप इन एक्सप्रेशन से निकालते हैं। मगर ये सेम काम आप इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में नहीं कर सकते, क्योंकि इरिवर्सिबल में फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो अगर इरिवर्सिबल फॉर्मूले नहीं लगते तो आप इसी एक्सप्रेशन को यूज करके फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी सी बात है। देखिएगा, अगर बेटा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाए तो यहाँ भी देखो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर है, यहाँ भी मैं बोल सकती हूँ डेल्टा यू एन सी वी T2 - T1। वर्क का फॉर्मूला आप देखो ऑल इन ऑल सेम ही है, NR T2 - T1 अपॉन गामा -1, वर्क माइनस पी एक्सटर्नल V2 - V1। अगर यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर की जरूरत पड़ गई तो आप कैसे निकालिएगा बेटा? यहाँ फाइनल टेम्परेचर अगर इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल में तो दिक्कत ही नहीं है, इरिवर्सिबल में अगर जरूरत पड़ गई तो आप इसी एक्सप्रेशन को यूज करिएगा, NCV T2 - T1, जो क्या था देखिए डेल्टा यू था, W के बराबर है माइनस पी एक्सटर्नल V2 - V1। ये यूज दिस टू फाइंड T2, यूज दिस टू फाइंड T2। कब बेटा? अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ठीक है, यूज दिस टू फाइंड T2। अगर P एक्सटर्नल दिया है तो वेल एंड गुड, या फिर P2 को ही P एक्सटर्नल ले लेना। अगर एक्सटर्नल प्रेशर दिया अलग से तो बढ़िया, नहीं दिया तो फाइनल प्रेशर ही एक्सटर्नल प्रेशर होगा, फाइनल प्रेशर ही एक्सटर्नल होगा। तो इससे हम T2 निकालेंगे, ठीक है, इससे हम T2 निकालेंगे। अब मैम वॉल्यूम को, अगर आप वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देखो NCV T2 - T1 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, अगर नहीं दिया तो P2 यूज कर लेना, लिख लो कॉपी में। V2 को PV इज इक्वल टू NRT, तो NRT2 इससे मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, NRT2 अपॉन P2 माइनस NR, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मगर यहां से करना है, ठीक है। फिर आप जब यहां से फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे तो आप वर्क निकाल पाएंगे। यहां से आप फाइनल टेम्परेचर निकाल लोगे, इतना केल्विन है, बाकी वर्क आपको पता है आप कैसे निकालते हो। देखो NCV dt, इसी से वर्क होगा NCV dt या डेल्टा टी, दैट इज NCV T2 - T1। तो आप इसमें वैल्यू रख के फिर अपना T2 का वर्क निकालिएगा, समझ गए? ऐसे करना है, NCV T2 - T1, आप वर्क की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के अंदर वो स्पेशल फॉर्मूलेज नहीं यूज करने हैं, पीवी गामा कांस्टेंट वाले। आपको इसी एक्सप्रेशन को NCV T2 - T1 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 - V1 को यूज करना है। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया तो यूज P2 एज एक्सटर्नल प्रेशर, और T2 यहां से निकालने के बाद आप फिर वर्क निकालेंगे NCV डेल्टा T। बेटा चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आप पूरा आपके लिए कोर्स फ्री बना दिया है। इसके बाद आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेंशन लेना ही नहीं है। आप चैनल पे जुड़े रहना, ये तो शुरुआत हुआ है, आगे इतनी सीरीज आपके लिए, इतनी चीजें प्लान्ड है कि जितने कम समय में आप जेई क्लियर कर सकते हो वो सारी चीज हम जी जान लगा देंगे, ठीक है, चैनल पे। देखिए सवाल कहता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ इतना, ठीक है, वर्क डन इज इतना। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन दिया गया है, फाइनल टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो यहाँ फाइनल टेम्परेचर हम कैसे निकाल सकते हैं? अब आपके पास अगर सारी चीजें आपको है, एक्सप्रेशन अगर आपके पास है, तो जरूरी नहीं है कि आप वही स्पेशल फॉर्मूले यूज करेंगे। आपको पता है डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर है, जो किसके बराबर है? देखो एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर है, जो किसके बराबर है? NCV T2 - T1। अब इसने देखो ध्यान से पढ़ो,
वन इट इज फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ इतना, वर्क डन इज इतना, फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है, सीवी आपको दे रखा है। तो वर्क डन है आपके पास 3 किलो जूल पर मोल, तो W की वैल्यू है आपके पास। इस 3 किलो जूल को मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ माइनस। अब एक बात देखो, एक्सपेंशन, ये बात ध्यान रखना है बेटा, सिस्टम ने एक्सपैंड किया है, तो एक्सपेंशन मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव होगा, तो माइनस 3000 जूल पर मोल। समझ गए, 1 मोल दिया गया है और सीवी कितना है 20, तो मैं इसको जूल इसीलिए किया, सीवी भी आपके पास जूल्स में था, और T2 कितना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, T1 कितना है 300 केल्विन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया था उसने, माइनस 3000 इज इक्वल टू 20 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 150 आएगा यहाँ से, माइनस 3000 अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 150 प्लस 300 इज इक्वल टू T2, तो T2 कितना होगा 150 केल्विन, 150 केल्विन। कर लिया, ठीक है, छोटू सा। तो हमेशा मेंस में तो सिंपल ही सवाल आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इजी इजी टाइप क्वेश्चंस होंगे मेंस में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बेटा पीवी कांस्टेंट के बराबर होता है, और एडियाबैटिक में पीवी गामा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अभी आपने देखा भी, एडियाबैटिक रिवर्सिबल की मैं बात कर रही हूँ, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप एक चीज देखते हो कि एडियाबैटिक आइसोथर्मल का ग्राफ एक ही तरीके से बनता है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कंफ्यूजन ये रहती है कि डोरा मैम दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हमें समझ कौन सा आएगा, कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल। तो मैंने पहले सेशन में भी आपको दिखाया था ग्राफ, और मैंने कहा था कि एडियाबैटिक का ग्राफ जो है स्लोप वो गामा टाइम ज्यादा होता है आइसोथर्मल के। इस चीज को हम थोड़ा डिराइव करके देख लेंगे। देखिए, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसमें, आइसोथर्मल में। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, P को कांस्टेंट रख के V को डिफरेंशिएट किया, V को कांस्टेंट करके P को किया, तो ये कांस्टेंट K के बराबर है, तो P माइनस P dV, ठीक है, कांस्टेंट है, आप ऐसे ही लिख लो, कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ मुझे, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्या किया इसमें समझ लो, P को कांस्टेंट करके D को डिफरेंशिएट, इसको करके A किया। ठीक है, अब PV कांस्टेंट को पूरे को डिफरेंशिएट किया, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, कह सकते हैं। तो मैं कह सकती हूँ V dP इज इक्वल टू माइनस P dV, तो dP अपॉन dV क्या होगा, माइनस P अपॉन V। ये स्लोप है माइनस P अपॉन V, सही बात है, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। अब मैं यही बात एडियाबैटिक के लिए करती हूँ। एडियाबैटिक के लिए बेटा मैंने कहा एडियाबैटिक रिवर्सिबल PV गामा कांस्टेंट है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, ध्यान से देखना, P को कांस्टेंट रखा, V गामा को डिफरेंशिएट किया, गामा आगे V की पावर 1 कम कर दो, ठीक है, प्लस V, अच्छा dV भी आएगा साथ में, dV प्लस V गामा को कांस्टेंट, P को किया dP, ये 0 के बराबर है, सही बात है। तो V गामा dP को मैं यहां रखूंगी, बाकी माइनस P इंटू गामा इंटू V गामा इंटू V माइनस 1, मैंने V को तोड़ के लिख दिया, लिख सकती हूँ V गामा इंटू V माइनस 1, लिख सकती हूँ ना इस बात को, बोलिए। ओके, अब आप ये चीज देखिए कि यहाँ पे माइनस P V की पावर माइनस 1, V गामा मैंने अलग से किया, ये V गामा है, तो इसको भी आप उधर ले आइए, या कट ही जाएगा ये वाला टर्म। तो आपको दिखेगा कि जो dP अपॉन dV है, ये गामा टाइम ज्यादा है बेटा, किसके, आइसोथर्मल स्लोप के। तो गामा टाइम ज्यादा माइनस, जैसे V गामा, देखना मैंने क्या किया, V गामा काट दिया, dP dV को मैं इधर ले आई, तो ये क्या है, माइनस P अपॉन V गामा इंटू माइनस P अपॉन V, ये आ रहा है, देखो डिफरेंशिएट किया है, तो माइनस गामा इंटू P अपॉन V। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि एडियाबैटिक का स्लोप, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है दैट इज गामा टाइम्स द आइसोथर्मल स्लोप, आपको शो कर दिया है मैंने, गामा टाइम ज्यादा है बेटा आइसोथर्मल स्लोप के, आपको याद रखना है कंक्लूजन। तभी मैंने आपको बोला है कि जब आप ग्राफ देखते हो तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का देखिए,
जब आप पीवी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व देखते हो तो आपने देखा है कि आइसोथर्मल का से ज्यादा स्टीपर होता है एडियाबैटिक का। देखो ज्यादा स्टीप है, तो ये एडियाबैटिक का स्लोप है और ये बेटा आइसोथर्मल का स्लोप है। समझ रहे हो इस बात को? तो एडियाबैटिक का स्लोप देखो ना, गामा टाइम ज्यादा आइसोथर्मल के, तो दिस इज मोर स्टीपर एडियाबैटिक का। समझ गए? अच्छा, गामा इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। तो ये कंक्लूजन होता है। अब कुछ बस लास्ट चीज बता रही हूँ, फिर छोड़ ही दूंगी, है ना, थोड़ा सा बचा है। मैं सोच रहा हूँ मैम और कितना है, बस थोड़े से ग्राफ्स, फिर हम सेकंड लॉ अगले सेशन से करेंगे। कहता है पीवी ग्राफ्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस आइसोथर्मली एंड एडियाबैटिकली टिल अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड प्रेशर। अब आप एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के ग्राफ को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा? एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ। और मैं आपको कहूँ कि मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मैं इस पॉइंट से चली, प्रोसेस हमने किया, फिक्स्ड वॉल्यूम तक हमने प्रोसेस कराया। तो ये आपको पहचानना है कि आइसोथर्मल कौन सा है, अब एडियाबैटिक कौन सा है ना। आपने एक फिक्स्ड वॉल्यूम तक ग्राफ को कराया, फिक्स्ड वॉल्यूम टिल अ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिर हम फिक्स्ड प्रेशर कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा आइसोथर्मल नीचे वाला एडियाबैटिक है, ज्यादा स्टीपर। जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ढलान वाला ग्राफ बन रहा है। कौन सा? ढलान वाला। और आपने वर्क भी कंपेयर किया था एक्सपेंशन में, सॉरी, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो एक बात समझ में आती है, आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा है एडियाबैटिक से। बोल सकते हैं आइसोथर्मल का वर्क देखो एडियाबैटिक से ज्यादा है। एक्सपेंशन में हमने क्या किया? फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, सेम फाइनल वॉल्यूम। तो आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा है एडियाबैटिक से। सही बात है। ये क्या था? जब मैंने वॉल्यूम को सेम फाइनल वॉल्यूम मैंने सेम कर दिया था। अगर मैं फाइनल प्रेशर को सेम कर दूं, मैं देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैं फाइनल प्रेशर को सेम कर दूं, यहां से प्रोसेस किया आपने, तो देखना जरा थोड़ा सा क्या होगा ना, बोर्ड पे थोड़ा इधर इसमें बनने में थोड़ा इशू आपको लग सकता है। हाँ, अरे सही बन जाइए, या और पीछे इसको बना लो थोड़ा सा ना पॉइंट को। मैं फाइनल प्रेशर तक सेम लेकर जा रही हूं। तो यहाँ पे भी ढलान वाला ग्राफ है, तो स्टीपर आपका कौन सा है? एडियाबैटिक का। ठीक है, यहाँ भी अगर वर्क देखेंगे, अगर फाइनल प्रेशर भी अगर बेटा सेम रखे हम, तो हाँ इसमें कंप्रेशन का हम, अच्छा मैंने कंप्रेशन में बना दिया, सॉरी मेरे को ना इसमें बनाना था, मैं एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ। इधर आ जाओ, मैं तभी कहूँ कि इसमें इधर क्यों हो गया, यहाँ बनाना था सेम ग्राफ। देखिए हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये तो समझ रहे हो ना, इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे भी एक्सपेंशन है, तो फाइनल वॉल्यूम ऐसे ही ढलान वाला ग्राफ बनेगा। मैं कह रही हूँ प्रेशर मैंने फिक्स करा दिया, तो इस पॉइंट से आप चले हैं, ठीक है, एडियाबैटिक इज मोर स्टीपर और ये आपका आइसोथर्मल है। ठीक है, आइसोथर्मल और ये एडियाबैटिक है। यहाँ भी अगर आप वर्क कंपेयर करेंगे तो इससे देख के पता चलता है कि आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा है एडियाबैटिक से, बता सकते हो, सेम फाइनल प्रेशर तक। ठीक है, अब अगर आप कंप्रेशन, तो एक्सपेंशन में कैसा दिख रहा है? ढलान वाले कर्व्स दिख रहे हैं। अगर आप कंप्रेशन में जाएंगे तो आपका चढ़ाई वाला कर्व होगा। कैसा? चढ़ाई वाला कर्व होगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी हम सेम फाइनल वॉल्यूम हम सेम, अच्छा इसमें हमने फाइनल प्रेशर सेम रखा था, फाइनल प्रेशर देखो सेम फाइनल प्रेशर तक हमने एक्सपेंशन किया था। सेम हम कंप्रेशन में बात कर रहे हैं, अगर मैं कंप्रेशन में बात करूं, मैंने फाइनल वॉल्यूम को अगर सेम कर दिया, कहीं यहां कर लो, कंप्रेशन कर रहे हैं ना, तो आप इस पॉइंट से चले ध्यान से देखना, आप इस पॉइंट से चले बेटा ग्राफ में, तो आपने क्या किया? सेम फाइनल प्रेशर तक आपने प्रोसेस किया, ये और ये इस तरीके से। थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे बनाना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही दिखे। कभी कभी हम पेपर में बनाते हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइन टाइप हमें नजर आता है, विच इज नॉट द केस, है ना। ऐसे ही हमें फाइनल प्रेशर तक कर देना है। तो आपने कंप्रेशन किया। अब यहाँ पे बताइए ज्यादा स्टीपर कौन है? ऊपर वाला कर्व देखो, खड़ी चढ़ाई है ना, खड़ी चढ़ाई है, वहां ढलान हम देख रहे थे, खड़ी ढलान, यहाँ खड़ी चढ़ाई देख रहे हैं। तो एडियाबैटिक वाला कौन सा है? ऊपर वाला कर्व है। तो वर्क डन यहाँ देखो एडियाबैटिक में ज्यादा है, ये एडियाबैटिक है,
ये आइसोथर्मल है। तो यहां से देखो वर्क डन एडियाबैटिक का ज्यादा है आइसोथर्मल से, कर सकते हो कंपेयर, ठीक है, देख लो भाई, नोट कर लो। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, फाइनल प्रेशर सेम कर देते हैं। देखो इसमें फाइनल वॉल्यूम हमने सेम किया था, यहाँ पे हम फाइनल प्रेशर सेम कर रहे हैं। तो आप कंप्रेशन करा रहे हैं तो खड़ी चढ़ाई आपको दिखेगी एडियाबैटिक आइसोथर्मल, स्लोप एनीवे उसका ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो एडियाबैटिक का वर्क ज्यादा है आइसोथर्मल से। तो ये इस तरीके से ग्राफ आते हैं। और ग्राफ मेरे नोट से तुम्हें दिक्कत आए विजुअलाइज करने में तो मैंने आगे पूरा स्लाइड अटैच कर दिया। कभी कभी इस पे स्लाइड पे ना पावर पॉइंट पे सही से लाइंस नहीं बनती, तो मैंने इसका कंक्लूजन या ड्रॉ कर दिया है। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन के दोनों केसेस, तो एक्सपेंशन में सेम फाइनल वॉल्यूम सेम फाइनल प्रेशर, आइसोथर्मल का वर्क एडियाबैटिक से ज्यादा था, एडियाबैटिक का ज्यादा है आइसोथर्मल से जब कंप्रेशन के केस को हमने कंपेयर किया, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है ये वाला ग्राफ कैसा है, ढलान वाला, और ये चढ़ाई है, ढलान, और ये कंप्रेशन में चढ़ाई, ठीक है, ध्यान रखना है कंक्लूजन इनका। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। कहते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू किस वर्क के बराबर है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल। बेटा अगर आप एडियाबैटिक वर्क की बात करते हो तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 है, तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। तो आपको पता है एडियाबैटिक में Q 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क ओनली, है ना, एडियाबैटिक वर्क के ही बराबर है। आगे देखिए, कहता है गैस एक्सपैंड करता है एडियाबैटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, V माइनस 1/2, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ टेम्परेचर की प्रोपोर्शनैलिटी 1/√2V। द वैल्यू ऑफ गामा Cp अपॉन Cv की वैल्यू हमसे पूछा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कि Tv हाफ कांस्टेंट है। देखो बेटा Tv रेज़ टू पावर 1/2 कांस्टेंट है, कह सकते हैं। और हमने आज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के कुछ स्पेशल फॉर्मूले किए थे जिसमें Tv गामा -1 कांस्टेंट है, Tv गामा -1 कांस्टेंट था। तो क्या मैं यहाँ से पावर कंपेयर कर लूं, गामा -1 1/2 है तो गामा क्या होगा 3/2, वही पूछा था इसने, दैट इज 1.5, ठीक है। अब अगले सेशन में बेटा, आज की क्लास यहाँ हमारी खत्म होती है, अगले सेशन में मैं आपको बता रही हूँ यू हैव टू डू द टेस्ट फर्स्ट। तो आज की क्लास के बाद जो मैंने टेस्ट बनाया है पहले आप उस टेस्ट को पूरा करेंगे, ठीक है। उस टेस्ट को पूरा सॉल्व करने के बाद आप मुझे आके कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि और सवाल जो हैं यहाँ से वो सारे मैंने उस टेस्ट में डाले हैं। तो मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चंस को ऐसे ही ना करें विदाउट टाइमर, आप उस टेस्ट को देंगे तो आप बाकायदा टाइमर के साथ सवालों को सॉल्व करेंगे और आपका रैंक जनरेट होगा सारे स्टूडेंट्स में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के सेशन में बेटा हमने सारा डिस्कशन किया एंथैल्पी के ऊपर, पहले कि जो एंथैल्पी है वो टोटल एनर्जी कंटेंट बताता है सिस्टम का, जो किसके बराबर था, U प्लस PV। यहाँ से हमने अलग अलग फॉर्म्स को डिफरेंशिएट करके जो है एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया था, जहाँ पे जो केस नंबर 5 था हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये कब एप्लीकेबल होता है, मैंने कहा था जब आपको केमिकल रिएक्शन दिया जाए या कोई फेज चेंज का प्रोसेस जो है वो दे दिया जाए, आपको डेल्टा H यानी हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर की बात की गई हो और डेल्टा U यानी हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोला हो। तो हमने इस पे काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, इंक्लूडिंग द केस ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर ऑल्सो, है ना, वो हमने ले लिया था। उसके बाद हमने पूरा जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके वर्क से रिलेटेड हमने बातें करी। एडियाबैटिक के रिवर्सिबल में कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज आते हैं, इरिवर्सिबल में मतलब यहाँ पे T2 निकालने का प्रोसेस अलग होता है और यहाँ पे T2 का प्रोसेस अलग होता है, उस पर डिस्कशंस किए हमने। और कुछ ग्राफ्स का बीच में मैंने आपको कंपेरिजन बताया है, तो उस पूरे ग्राफ को एक बार रिवाइज करना है, जो जो पोर्शन शिल्पी मैम ने आपको कराया सेशन के अंदर, समझ गए। तो ये हमारा आज का सेशन था एंड आई रियली होप यू एंजॉय द क्लास। और बेटा ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट थी, पूरी थर्मो का सेकंड सेशन वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका टेस्ट जरूर देना है, मुझे आके स्कोर बताना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना है क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट का फीडबैक हमारे लिए मतलब
एक एक शब्द बहुत ज्यादा सीरियस और इम्पोर्टेंट होता है, तो टेस्ट जाकर देना है, कमेंट में आके स्कोर बताना है। जैसे आपने हमेशा एकलव्य टेस्ट सीरीज को भी इतना प्यार दिया कि मैम थैंक यू सो मच, आपने ऐसा टेस्ट सीरीज लाया, इतने सारे मैसेजेस आ रखे हैं यार, कौन कौन से कमेंट डालें, तो एक बार कुछ कमेंट्स डाल दिए हमने, उसके बाद रोज ही कमेंट्स आ रहे हैं। इतने सारे बच्चे तो कह रहे हैं रीओपन दोबारा से। बेटा एकलव्य टेस्ट सीरीज को या बैच था ड्रॉपर, आपने इतना प्यार दिया, इसी की वजह से इस बार हमने एकलव्य टेस्ट सीरीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा फीचर्स डाले और इसको एक बैच की तरह ही बना दिया। अगर आप देखें तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको नॉर्मल टेस्ट नहीं दिए जाते, आप कहीं भी जाइए ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी टेस्ट दे दीजिए, आपको हर इंसान टेस्ट सीरीज पकड़ा देगा कि भैया ये ले तेरी टेस्ट सीरीज, जाके खुद सवाल बना, खुद एनालाइज कर, खुद करता रहे। इम्प्रूवमेंट जो बहुत मुश्किल होता है, अगर टेस्ट सीरीज ले लेने से सिलेक्शन होता तो ऐसा थोड़ी ना होता। अरे टेस्ट तो तब देगा बच्चा जब उसको कॉन्सेप्ट आता होगा, जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बेटा इसी के लिए आपका पूरा इस बार जो एकलव्य टेस्ट सीरीज है, हम इसमें पूरा थ्योरी पढ़ाते हैं पहले, मतलब जो हाई वेटेज टॉपिक टेस्ट है उसका हम कंप्लीट थ्योरी कराते हैं, वो भी इतने मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है कि मेन ये टॉपिक है HWT, इससे इस तरीके के सवाल आते हैं। उस थ्योरी सेशन में हम पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर सवाल कराते हैं, फिर आप क्या करते हो उसके बाद आप असाइनमेंट देते हो, तो उसी टेस्ट टॉपिक का रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिलता है। तो पहले आपने थ्योरी पढ़ी, मुझसे ही पढ़ी, डोरा मैम से ही पढ़ी, फिर डोरा मैम ने जो असाइनमेंट दिया उस टॉपिक का वो किया, उसके बाद जाके आप HWT का टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने के बाद आप बेटा वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये सारा प्रोसेस ऐसा बिठा रखा है कि कहीं बच्चा गड़बड़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हाथ पकड़ने के लिए टीचर हर जगह मौजूद होता है। तो बस यही कहूंगी, आगे भी ऐसा तुम्हारे लिए करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। तो अगर यही सपोर्ट तुम्हें सच में ऐसा फील करा रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, तो बस बेटा इट इज वर्थ इट। हमारा सारा मेहनत बस इसी बात के लिए है कि किसी भी समय हमारे बच्चे को ऐसा महसूस ना हो कि मैं अकेला हूं। तो आप हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, दैट गिव्स अस पावर कि हम ऐसी ऐसी चीजें, फ्री कोर्स, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री वीडियो सॉल्यूशन, फ्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट बना पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, कमेंट जरूर करके जाना हाउ डिड यू लाइक द सेशन, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सो दिस इज मी डोरा मैम साइनिंग ऑफ फॉर